ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने के लिए आप एक जस्ट सिंपल सा कोई प्रोसेस कंसीडर करो जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड लिया पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोड लिया नेगेटिव। डेफिनेटली सेल से जोड़ रखा होगा हमने इसको इसको सेल से जोड़कर यहां कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल जिसमें डिसॉल्व हुए हुए हैं, मींस कैटायन एंड एनायन डिसॉल्व हुए। ये पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, या अगर गैस है तो लिबरेट होना शुरू हो जाएगी। क्लोरीन वगैरह बनते हैं कई बार तो Cl2 लिबरेट हो जाती है, गैस एनवायरमेंट में एस्केप कर जाती है। क्या मतलब है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट का? इसका मतलब ये है कि हमने ये जो चार्ज यहां बैटरी से सेल से सप्लाई किया है, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई की है वो कितनी सप्लाई की है, करंट हमने कितना सप्लाई किया है, कितना करंट सप्लाई करने पर यहां जो डिपोजिशन हुआ है मेटल का उसका अमाउंट कितना है, वेट कितना है। जब हम इसका मेजरमेंट करने पर आ जाते हैं तो क्वांटिटी बताने की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, क्वांटिटी बताने की बात हो रही है। क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब हमें क्वांटिटी बतानी है किसी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट की। हमने किसी सेल में जहां पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट लिया था वहां इलेक्ट्रिसिटी पास की, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर, कितने टाइम तक पास करने पर, कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है, या अगर कोई गैस रिलीज हो रही है तो कितनी गैस रिलीज हुई है, क्लोरीन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन वगैरह। तो इसके लिए कुछ लॉज दिए गए हैं, इसको ही हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। मींस इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर जो मटेरियल हम यूज करते हैं, जो मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं, यूज नहीं प्रोड्यूस जो करते हैं, बनाते हैं, इलेक्ट्रोड पर जो मटेरियल डिपॉजिट होता है वो कितना होता है, उसका वेट कितना होता है, इसको कहा जाता है कि ये क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी है ना इसमें, क्वांटिटेटिव वर्ड में क्या है, क्वांटिटी है। एक तो क्वालिटेटिव होता है कि इलेक्ट्रोड पर ये आ गया, कैथोड पर ये आ गया, एनोड पर ये आ गया, कॉपर जाके एनोड पर डिपॉजिट हुआ, कैथोड पर जाकर के कोई दूसरा मेटल डिपॉजिट हुआ। ये तो हमने क्वालिटी बता दी, तो ये तो है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अभी तक जो हम कर रहे थे जस्ट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कर रहे थे, अमाउंट की बात हम नहीं कर रहे थे। अब हम जो बात कर रहे हैं अमाउंट की बात कर रहे हैं। इस चैप्टर में अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं हम। पहले हमने सेल पढ़ा, सेल के बाद हमने इलेक्ट्रोड पढ़े, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बाद हमने ये जाना कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहाँ से क्या होता है, वैल्यूज उसकी हम किस तरह से डिटरमिन करते हैं, डिसाइड करते हैं। उसके बाद हमने कंडक्शन पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ा, कंडक्टेंस पढ़ा, ये सब चीजें अलग अलग हैं। मोलर कंडक्टिविटी पढ़ा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ा, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर पढ़ा, ये सारी चीजें। और उसकी एप्लीकेशन एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेन चीज है इस चैप्टर की, कोलरोश लॉ पढ़ा है। ये एक दूसरा एस्पेक्ट था, वो सॉल्यूशन में कंडक्टिविटी थी। अब हम क्या कर रहे हैं यहां, अब हम क्वांटिटी जानने की कोशिश कर रहे हैं उस मटेरियल की जो इलेक्ट्रोलिसिस करने के दौरान किसी इलेक्ट्रोड पर जाकर डिपॉजिट होता है। उसके लिए हमें लॉज पढ़ने होते हैं कुछ। उसके लिए जो पहला लॉ है वो है फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे का लॉ है और इसे फैराडे फर्स्ट लॉ के नाम से हम जान रहे होते हैं। तो मैं ये लॉ आपको बता रहा हूं। ये जो लॉ है बड़ा सिंपल सा एक लॉ है, फैराडे फर्स्ट लॉ था, अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis
by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte in either solution or molten state. ये सोल्यूशन भी हो सकता है, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड लेता हूं, सॉलिड होता है सोडियम क्लोराइड तो, लेकिन टेम्परेचर इतना बढ़ाया कि ये मेल्ट हो गया, सोडियम पॉजिटिव अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। एक शुरू में एग्जांपल बताया था पहली दूसरी क्लास में। ये मोल्टन स्टेट में है। अब मैंने इलेक्ट्रोड रखे यहाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इलेक्ट्रिसिटी पास की पॉजिटिव की तरफ, ये Cl नेगेटिव जाकर के गैसियस फॉर्म में ये लिबरेट कर जाएगा, ये सोडियम पॉजिटिव जाकर यहां डिपॉजिट हो जाएगा इसमें। तो बात हो रही है अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन, मतलब जितना ये यहां डिपॉजिट होगा उसका वेट कितना है। किसी भी इलेक्ट्रोड पर, इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर, इन रिएजेंट का कितना अमाउंट लिबरेट करता है या केमिकल रिएक्शन कितना होता है इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, ये किस बात पर डिपेंड करता है? ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमने कितना करंट पास किया है, इस बात पर यह डिपेंड करता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस बाय ए करंट is proportional to the quantity of electricity pass through the electrolyte। हमने कितनी इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की। अब हम इसे कैसे सोच सकते हैं? करंट क्या होता है? अगर हम जस्ट करंट की बात करते हैं तो करंट वो एक चार्ज होता है जो यूनिट टाइम पर सप्लाई किया जाता है। 1 कूलम का अगर मैं चार्ज 1 सेकंड तक सप्लाई करता हूं तो ये 1 एम्पियर करंट की बात हो जाती है। अगर मैं करंट एम्पियर में लेता हूं, आई की बात करता हूं, दिस विल बी इक्वल टू क्यू बाई टी। ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ रखा होगा 9th-10th क्लास में। यानी 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड तक अगर पास किया जाता है तो 1 एम्पियर करंट हो जाता है। तो अगर मैं चार्ज की बात करता हूं, आई मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड तक पास करने पर 1 कूलम चार्ज हो जाता है। और ये जो चार्ज है, ये चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही यहां पर वेट डिपॉजिट होगा। अब इस क्यू में दोनों चीजें आ गई, करंट भी एंड टी भी। जितना ज्यादा आप टाइम लगाओगे, जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे, उतना ही चार्ज होगा। ये क्यू चार्ज है और ये चार्ज यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इस अमाउंट के जो डिपॉजिट होता है इन इलेक्ट्रोड्स पर। दैट मींस वेट ऑफ मेटल or material deposited on electrode will be directly proportional to Q। ये मोल्टन स्टेट में भी हो सकता है, सोल्यूशन स्टेट में भी हो सकता है। अगर मैं इसको मानता हूं कि ये वो वाला वेट है जो लिबरेट हुआ है किसी इलेक्ट्रोड पर, किसी मेटल का, या अगर ये गैस है तो जितना गैस लिबरेट हुआ है तो वो इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में सप्लाई किया गया। तो Q इजिकल टू आई टी कर देते हैं हम, तो W या मास जो डिपॉजिट हुआ है या गैस जो लिबरेट हुई है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I मल्टीप्लाइड बाई टी। जितना करंट पास किया, जितना ज्यादा टाइम पास किया, भाई आपने 10 सेकंड तक अगर करंट पास किया तो कम अमाउंट होगा,
अगर 1 घंटे तक करंट पास किया तो ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होता रहेगा, तो टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जितना ज्यादा करंट पास करोगे, यहाँ बैटरी जो ली आपने ज्यादा करंट वाले ली, जो ज्यादा आप करंट इससे ज्यादा चार्ज सप्लाई कर पा रहे हो, दैट मीन्स करंट ज्यादा होने का मतलब हो गया तो वेट ज्यादा डिपॉजिट होगा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाकर हम एक कांस्टेंट रख सकते हैं। तो डब्ल्यू एक कांस्टेंट विल बी इक्वल टू कांस्टेंट जेड से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई मल्टीप्लाइड बाई टी आ जाएगा, जेड आई टी। यहां जो जेड होता है एक कांस्टेंट होता है और इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर हम प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल टू लिखकर एक कांस्टेंट लिख देते हैं, इसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। और ये वाला प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यहाँ इस इक्वेशन में बोला जाता है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। ये फैराडे फर्स्ट लॉ है जो सामने लिखा है। इतना अगर इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करते हो तो W इज इक्वल टू जेड आई टी, ये जो Z है ये एक कांस्टेंट होगा। तो ये मैंने स्टेटमेंट आपको बताया। स्टेटमेंट को अगर मैं मैथमेटिकली ट्रीट करता हूं तो इफ W ग्राम ऑफ सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड बाय Q कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q इज इक्वल टू आई टी होता है, अभी हमने किया था करंट की डेफिनेशन मैंने बता करके, यहां से I इज इक्वल टू Q बाई टी बता करके किया, तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी हो जाएगा। जेड आई टी हम कर देते हैं, जहां करंट है I इन एम्पियर्स लेना है, ये टाइम सेकंड में लेना है। SI यूनिट तभी तो बनेगी ना, करंट की SI यूनिट है एम्पियर, टाइम की SI यूनिट है सेकंड। इसको मिनट में नहीं लेंगे, किसी और में मिली एम्पियर में माइक्रो एम्पियर में नहीं लेंगे। Z कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इसे बोला जाता है। तो ये डेफिनेशन आपके लिए काम की है। यहां तक अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। W इज इक्वल टू जेड आई टी, ये मैथमेटिकल फॉर्मेट है इस फैराडे फर्स्ट लॉ का। इस पे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स कहीं पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। एक हम इसमें W इज इक्वल टू जेड आई टी, ये जो फैराडे फर्स्ट लॉ है, करंट एफिशिएंसी टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं। करंट एफिशिएंसी क्या होगी कि जितना करंट हमने पास किया उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, लेकिन हाँ कम हो सकता है, कहीं लॉसेस आ गए, करंट सप्लाई होने में कुछ लॉसेस आ जाते हैं। तो अगर ये करंट एफिशिएंसी, ये इसको नीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक ग्रीक अल्फाबेट है जिससे हमने इसको रिप्रेजेंट किया। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी तो रहेगा ही, मल्टीप्लाइड बाई करंट एफिशिएंसी। अगर ये 100% है, 100/100 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दैट मीन्स ये इक्वेशन तो हमारी 100% एफिशिएंसी मान के इतनी लिखी हुई है, लेकिन जिस प्रोपोर्शन में ये कम हो गई, 90% हो गई, सपोज करते हैं 80% हो गई, तो फिर उतना ही रिडक्शन इसमें आ जाता है जो मास डिपॉजिट हुआ है या वेट डिपॉजिट जो हुआ है। बाकी सारी डेफिनेशन मैंने आपको इसकी बता दी है। करंट जब हम 1 एम्पियर का पास करते हैं 1 सेकंड तक, तब Q इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ऐसे केस में दैट मीन्स आई टी इज इक्वल टू 1 हो गया, और करंट एफिशिएंसी 1 अगर मैं मानता हूं, आई एंड टी 1 एम्पियर 1 सेकंड, तो W इज इक्वल टू जेड हो जाएगा। ऐसे केस में जब W इज इक्वल टू जेड हो जाता है, यानी वो वेट जो डिपॉजिट हुआ है 1 एम्पियर का करंट पास करने पर 1 सेकंड तक, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या चीज होती है, डिफाइन करना हो, अगर Z की डेफिनेशन बतानी हो, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE लिखा था हमने इसको अभी। इट इज द वेट ऑफ मेटल deposited on electrode when 1 ampere current is passed
बाय 1 सेकेंड। ये डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की। Q इज इक्वल टू 1 हो जाता है अगर, यानी I इज इक्वल टू 1 हो गया, T इज इक्वल टू 1 हो गया, तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। तो Z W के इक्वल आ गया, तो हम डेफिनेशन बता सकते हैं। द मास ऑफ आयन डिपॉजिटेड, आयन है, मेटल बोल दिया मैंने उसे, आयन ही तो होते हैं पहले मेटल जो डिपॉजिट होते हैं। Zn2 पॉजिटिव जाके जिंक मेटल की तरह से डिपॉजिट हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन था, कितना डिपॉजिट हुआ, वो मेटल में कन्वर्ट होकर ही डिपॉजिट होगा, मास में अंतर थोड़ा ही आएगा। तो आयन बोल दो आप, मेटल बोल दो, जो गैस लिबरेट हुई है वो बोल दो। डिपॉजिटेड बाय पासिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर फॉर 1 सेकेंड बाय पासिंग कोलम्ब ऑफ 1 कोलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हम ये बोल सकते हैं। ग्राम पर कोलम्ब इसकी यूनिट आ जाएगी। Z की यूनिट क्या आनी चाहिए, यानी हम कितने ग्राम एक कोलम्ब के लिए यूज कर रहे हैं। W/Q हो गया ना, W/Q अगर ये हो गया, यहां पर मैं Z इज इक्वल टू W/Q लिखूंगा। तो Q क्या है, IT है, तो ग्राम पर कूलम आ जाएगा। यूनिट Z की यूनिट की बात हो रही है। और कूलम क्या है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कूलम जो होता है चार्ज की यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 9.1 नहीं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है ये, इससे छोटा चार्ज नहीं होता किसी भी चीज पर। और क्वांटाइज्ड होता है ये, इसको हम तोड़ नहीं सकते, छोटा चार्ज नहीं कर सकते। अभी तक जो नॉन चार्ज माना जाता है सबसे छोटा चार्ज वो कूलम, कितना कूलम, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 फिक्स चार्ज है ये, इससे छोटा चार्ज नहीं पाया जाता। एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 फैराडे बोलेंगे हम। एक मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोला जाता है 1 फैराडे। ये अप्रोक्सीमेटली 96500 कोलम्ब आ जाता है। ठीक हो गई बात। तो इतने कोलम्ब चार्ज को बोल दिया 1 फैराडे। इतने कोलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर है, 6.02 इंटू 10⁻23 पर। तो 1 कोलम्ब कितने पर होगा, इसे डिवाइड कर दो। 1 कोलम्ब चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन पर होता है ये हम बता सकते हैं। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को 96500 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि एक कोलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी बता सकते हैं, 1 कोलम्ब कितने इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बोलते हैं हम ये भी बता सकते हैं। तो ये वैल्यू जो आती है 6.28 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या का चार्ज अगर मिला करके देखा जाए तो वो 1 कोलम्ब होगा, 1 फैराडे नहीं, 1 कोलम्ब। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर बताना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ये मैंने आपको बताया फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये फर्स्ट लॉ जो मैंने डिस्कस किया है ये क्वांटिटी बताने का काम करता है, ये बताता है क्वांटिटी। अभी तक फैराडे फर्स्ट लॉ रिलेशन बताता था, जो मास डिपॉजिट किया है हमने किसी इलेक्ट्रोड पर वो
चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फैराडे सेकंड लॉ है वो दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए शो किया जा सकता है। अब अगर हम मान लो सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास करते हैं, अब कहानी यहां अलग कर दी गई। सेम क्वांटिटी हमने पास की दो अलग अलग सेल्स में, यहां इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहां इलेक्ट्रोलाइट है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले वाले में भी इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। दूसरे वाले में भी इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास की हमने वो दोनों में बराबर बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास की। पहले वाले केस में हमने क्या किया था, जो मटेरियल सेल में लिया था, इलेक्ट्रोलाइट लिए थे वो सेम लिए थे, इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग पास की थी। अब हम इलेक्ट्रिसिटी सेम पास कर रहे हैं एंड इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट ले रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट लेने के लिए दो अलग अलग सेल कंसीडर कर लो। तो अब रूल देखो क्या है, फैराडे सेकंड लॉ क्या है। व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट नंबर 1, इलेक्ट्रोलाइट नंबर 2। एक सपोज करते हैं कॉपर 2 पॉजिटिव है और एक में सपोज करते हैं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग टाइप के हैं। यहां पर नेगेटिव वाले भी अलग मान लो या सेम मानना चाहो सेम मान सकते हो। एक इलेक्ट्रोड पर फिनोमिनन देखना चाह रहे हैं हम, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर क्या फिनोमिनन हुआ वो कैटायन से हमें पता चल जाएगा। दोनों इलेक्ट्रोलाइट के कैटायन अलग अलग हैं। मास ऑफ डिफरेंट आयन लिबरेटेड at the electrode are directly proportional to their chemical equivalents। यानी यहां जो मास डिपॉजिट होने वाला है, ये जो मास डिपॉजिट होगा यहां पर, ये कैटायन एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव लिया, मान लो ये कैटायन कॉपर 2 पॉजिटिव लिया, दोनों अलग अलग हैं। यहां जो मास डिपॉजिट होने वाला है, यहां जो मास डिपॉजिट होने वाला है नेगेटिव पर, ये नेगेटिव है सॉरी, ये नेगेटिव पर ये पॉजिटिव आके डिपॉजिट होगा। ये अब इलेक्ट्रिसिटी तो सेम है, उस पर तो डिपेंड नहीं करेगा। टाइम भी हमने सेम लिया है, चार्ज भी हमने सेम लिया है। तो अब किस बात पर ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा इनके अपने इक्विवेलेंट वेट पर, मोलर वेट पर नहीं, इक्विवेलेंट वेट। चार्ज का इन्वॉल्वमेंट हो गया ना, चार्ज अलग अलग हो सकते हैं, किसी पर 1 पॉजिटिव है, किसी पर 2 पॉजिटिव है, किसी पर 3 पॉजिटिव है, किसी पर 4 पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए यहां पर न्यूट्रल होने के लिए, डिपॉजिट होने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इक्विवेलेंट वेट का रोल है, ये अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। दोबारा से देखो, जब हम सेम क्वांटिटी सप्लाई करते हैं दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स में, तो जो मास डिपॉजिट होते हैं वो इन मटेरियल के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं। इसको बोलते हैं हम फैराडे सेकंड लॉ। ये हमारा एक सिंपल, दैट मीन्स मैं कह सकता हूं ये जो वेट डिपॉजिट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। अगर दो अलग अलग हैं तो W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, और दूसरे केस में W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। इन इक्विवेलेंट वेट के जैसे जैसे इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा, ज्यादा इक्विवेलेंट वेट मतलब ज्यादा मास डिपॉजिट, कम इक्विवेलेंट वेट। हल्का कोई अगर एलिमेंट है, इक्विवेलेंट वेट अगर उसका कम है, चार्ज अगर उस पर ज्यादा है तो इक्विवेलेंट वेट कम होगा। तो इसका मतलब है कि ये चार्ज
कैसा करना चाहिए इसको? डिपॉजिट अगर हल्का है, इक्विवेलेंट वेट कम है, तब हमें कम वेट डिपॉजिट करना चाहिए किसी इलेक्ट्रोड पर। यह हमारा एक बड़ा सिंपल सा फैराडे सेकंड लॉ है। बस सिंपल सी बात, अगर सोचो दोनों को कंपेयर करो, पहले को एंड दूसरे को, तो पहले केस में हम क्या करते हैं? पहले केस में अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सेम लेते हैं। दूसरे केस में इलेक्ट्रोलाइट दो अलग अलग लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सेम यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट यूज करने के बाद उनके इक्विवेलेंट वेट पर डिपेंड करेगा जो मास डिपॉजिट होगा। हम इसको किस तरह से कर सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम एक बात करते आ रहे थे, W इज इक्वल टू जेड आई टी मैं करता आ रहा था। तो W इज इक्वल टू जेड आई टी से ही कंक्लूड किया जा सकता है। मैं क्या लिखूंगा? जैसे मैंने लिखा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। तो जो भी कांस्टेंट होगा दोनों केस में सेम हो जाएगा वो। तो ये E2 कर दिया। तो यहां ये जो रिलेशन लिखा है इससे लिखा है, इक्वेशन नंबर 1 मान ली मैंने, इक्वेशन नंबर 2 मान ली। 1 डिवाइडेड बाई 2 किया तो जो इनके ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएंगे वो कैंसल हो जाएंगे। मैं ये लिख सकता हूं W1 इज इक्वल टू E1 ओवर E2, W1 ओवर W2 इज इक्वल टू E1 ओवर E2। ये आ जाएगा, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिया एक दूसरे से। तो क्योंकि W इज इक्वल टू जेड आई टी था, तो हम यहां W1 की जगह Z1 IT लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं Z1 IT? क्योंकि ये फैराडे फर्स्ट लॉ है। अब I एंड T दोनों केसेस में सेम है, लेकिन ये Z सोल्यूशन पर डिपेंड करता है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग ले रखे हैं हमने, तो ये दोनों के Z अलग होंगे जो कांस्टेंट होंगे। तो IT से IT जब कैंसिल हो जाएगा तो Z1 ओवर Z2 विल बी इक्वल टू E1 ओवर E2। रेशो कांस्टेंट है, दैट मींस ये। तो हम यहां पर लिख पाएंगे Z1 ओवर Z2 इज इक्वल टू E1 ओवर E2। तो हम क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z, ये Z किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? Z1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1, Z2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट दैट इज Z of an element is directly proportional to its equivalent weight। Z अगर E बढ़ेगा, अगर इक्विवेलेंट वेट बढ़ेगा तो Z बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट कम होगा। क्योंकि सॉल्यूशन अलग अलग है ना, अलग अलग मटेरियल के सॉल्यूशन। Z किस पर डिपेंड करता है? सॉल्यूशन पर। तो दो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए दोनों Z अलग लेंगे, और ये Z डिपेंड करेगा इस वैल्यू पर कि हमने जो मटेरियल लिया है उसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। तो ये Z एंड E एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। आई होप कि आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी अच्छी तरह से। ये बड़ा सीधा सीधा सा सेकंड लॉ बोला जाता है, फैराडे सेकंड लॉ हम इसे बोलते हैं। अगर मैं इसको हटाकर ये लॉ प्रोसीड करता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z ऑफ एन एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, E के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी का कोई अगर डाउट है तो पूछ लो मेरे से। आपने इससे पहले फैराडे फर्स्ट लॉ पढ़ा था,
W इज इक्वल टू Z आई टी। 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड तक पास कर दिया। जो मास में इलेक्ट्रोड के इंक्रीमेंट आया, यहां पर कोई इलेक्ट्रोड है नेगेटिव, उसका मास पहले से हमने करके रख लिया। जब करके रखा तो सपोज करते हैं ये 50 ग्राम था, फिर मैंने प्रोसेस चला दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी। 1 एम्पियर का करंट मैंने 1 सेकंड तक पास किया, तो इसके मास में कुछ इंक्रीमेंट आएगा। सपोज करते हैं 51 आ गया मास, तो जो मास में इंक्रीमेंट है वो Z के बराबर आना चाहिए ऐसे केस में। तो यहां से मैंने Z कैलकुलेट कर लिया। जब मैंने यहां से Z कैलकुलेट कर लिया है, तब इसको मैं रख सकता हूं फैराडे सेकंड लॉ में, और इक्विवेलेंट वेट बता सकता हूं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z है। भाई जब Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E है तो इसका रेसिप्रोकल करके E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z कर लो। तो अगर मुझे Z पता चल जाता है, E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z1, E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z2, एक का अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट पता है, तो मुझे दूसरे का इक्विवेलेंट वेट अननोन किसी कंपाउंड का, अननोन किसी मेटल आयन का इक्विवेलेंट वेट पता चल जाएगा। अननोन किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट पता करने के लिए एलिमेंट का डिटेक्शन ही हो गया एक तरीके से, कि कौन सा एलिमेंट है ये, उसका इक्विवेलेंट वेट मैंने मालूम कर लिया। जो एलिमेंट ही नहीं पता उसका इक्विवेलेंट वेट पता चल गया। लेकिन एक साइड में, क्योंकि हम दो अलग अलग सेल लेंगे ना, एक सेल ये लेंगे, एक सेल में मुझे पता होना चाहिए, उसका इक्विवेलेंट वेट भी पता होना चाहिए, उसका Z भी पता होना चाहिए। इसका Z पता होना चाहिए, इसका इक्विवेलेंट वेट अननोन है। तो मैं ये बता सकता हूं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से, ये एप्लीकेशन है। यानी किसी अननोन मटेरियल की इक्विवेलेंट वेट, मेटल की इक्विवेलेंट वेट बताने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं। E इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। ये एक रिलेशन आपके काम आने, ये अलग बात होगी। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम, E इज इक्वल टू FZ, फेराडे कांस्टेंट है, फेराडे कांस्टेंट रख दिया जाता है। ये तो उस इक्वेशन में जो मैंने अभी तरीका बताया उसमें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हम दो को कैलकुलेट कर सकते हैं। और हम इक्विवेलेंट वेट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर किसी एक के लिए Z पता है तो मैं डायरेक्ट इसका इक्विवेलेंट वेट बता सकता हूं। कांस्टेंट ही होता है, इनफैक्ट ये Z कांस्टेंट है, उससे मल्टीप्लाई कर दें अगर हम फैराडे कांस्टेंट से, तो इक्विवेलेंट वेट भी हमारा आ जाता है। इक्विवेलेंट वेट किसी एक गिवन मटेरियल का कांस्टेंट ही होगा। अगर मैं कहता हूं एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो हमेशा एक ही तो आएगा, अलग अलग थोड़ी आएगा। जब ये बिल्कुल फिक्स है तो ये दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहां पर। तो 1 फैराडे क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरीड आउट बाय, ये तो मैं भी बता चुका आपको, 1 मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करते हैं वो 1 फैराडे के बराबर आ जाता है। एवोगैड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई अगर इसको कर दें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड, एक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये आ जाएगा फैराडे के बराबर। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इसमें। मान लो हमारे पास कॉपर सल्फेट है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट्स। ध्यान रखना सेकेंडों में चल रही थी बात, यहां मिनट दे दिए गए, बस ये ध्यान रखने की बात है और कुछ नहीं। एम्पियर तो एम्पियर में ही है। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड?
कैथोड पर ये डिपॉजिट होगा ना कॉपर, तो हमें सोल्यूशन करना है, टाइम दिया है हमें 600 सेकेंड, इसको कन्वर्ट कर दिया 10 मिनट को मैंने 600। फिर चार्ज इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, चार्ज मुझे फाइंड करना है पहले, 900 कूलम्ब आ गया मेरे पास। फिर जो रिएक्शन है वो क्या रिएक्शन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ना ये, एक कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है और सॉलिड बना रहा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, कितना मुझे फैराडे रिक्वायर्ड होगा, 2 फैराडे, 2 मोल, अगर मैं इसको 1 मोल मानता हूं, 1 मोल, तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 फैराडे चार्ज हो गया इन इलेक्ट्रॉन पर। तो 1 मोल के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हो गया, 2 फैराडे, 63 ग्राम के लिए रिक्वायर्ड हो रहा है। 900 कूलम के लिए कितना मास होगा, वो मैं कैलकुलेट, यूनिटरी मेथड है भाई, 2 मल्टीप्लाइड बाई फैराडे, 1 मोल के लिए मीन 63 ग्राम एटॉमिक मास है ना, कॉपर का एटॉमिक मास 63 ग्राम होता है। तो 2 फैराडे बना रहे हैं 63 ग्राम कॉपर, 93 सॉरी 900 कूलम कितना मास डिपॉजिट करेंगे। तो जो मास डिपॉजिट होगा वो हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके बता सकते हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। ये एक सिंपल टाइप के, इस टाइप के बस न्यूमेरिकल्स, इन दोनों जो लॉज हैं इनके बेस पर आ सकते हैं, ऐसे ही बस मिलते जुलते दोनों। हमें z की वैल्यू पूछी जा सकती है, z दिया जा सकता है, इक्विवेलेंट वेट की वैल्यू पूछी जा सकती है, इक्विवेलेंट वेट दिया जा सकता है, z की वैल्यू पूछी जा सकती है, ऐसे कुछ मिलते जुलते से हमें न्यूमेरिकल्स इसमें करने होते हैं। बड़ा सिंपल सा एक ये न्यूमेरिकल है जो सामने लिखा हुआ है, इसमें हमें 3 आंसर करने हैं। पहला, अगर मुझे विच वन इज द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो जो एनोड होगा लेफ्ट हैंड पर लिखा होता है, जहां ऑक्सीडेशन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, ये वर्ड याद होगा, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। तो यहां हमें नेगेटिव जो लिखना है वो जिंक को लिखना है। एक तो बात ये हो गई। अब मुझे सेल रिएक्शन अगर लिखना होगा हर एक इलेक्ट्रोड पर, और रिप्रेजेंटेशन लिखना होगा, तो रिप्रेजेंटेशन में लिख सकता हूं Zn सॉलिड, Zn2 पॉजिटिव, ये एनोड हो गया, एक्वस लिखना चाहिए इसको। फिर सॉल्ट ब्रिज है ये, इसको हमें सॉल्ट ब्रिज बोलना है। सिल्वर एक्वस 1 पॉजिटिव ऑब्लिक सिल्वर सॉलिड, ये हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन बोला जाएगा। उसके बाद अगर सेल रिएक्शन की बात करते हो तो ये सेल रिएक्शन तो लिखा ही है, हाफ रिएक्शन लेकिन मुझे रिप्रेजेंट करने हैं अलग अलग, अगर रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो अलग अलग एट एनोड। एक रिएक्शन एनोड पर Zn कन्वर्टिंग इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स,
ये ऑक्सीडेशन, कैथोड राइट वाला, रिडक्शन सिल्वर वाला रिएक्शन। सिल्वर 1 पॉजिटिव इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, गिविंग यू सिल्वर सॉलिड। एक्वस लिख दो, यहां एक्वस लिख दो। थर्ड का आंसर क्या है? आयंस का ट्रांसमिशन हो रहा है, आयंस ट्रांसफर हो रहे हैं इस सेल के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर की बात हो रही है, सॉल्यूशन के बाहर की बात नहीं हो रही है। ठीक हो गई बात? तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल जो था, इसको सॉल्व करने का तरीका बताया मैंने, लिखना कैसे। कई बार ये होता है हमें आता तो है, हम उसे प्रॉपर लिख नहीं पाते, जिसकी वजह से नंबर जो हैं पूरे नहीं मिल पाते हैं। ये क्वेश्चन है एक, देखो, स्ट्रिप ऑफ निकल मेटल is placed in 1 molar solution of nickel nitrate, Ni2 positive, and a strip of silver metal is placed in 1 molar solution of silver nitrate again. An electrochemical reaction is क्रिएटेड निकल नाइट्रेट में एंड सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग, जैसे हम सेल बनाते हैं उनके मेटल के कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट में ही तो हम डिप करते हैं। वही यहाँ पर एक सेल हमने गैल्वेनिक सेल बनाया। एन इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इज क्रिएटेड when the two solutions are connected by salt bridge। salt bridge जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज बैलेंस नहीं हो पाएंगी इक्वेशंस। आयन के जो चार्जेस होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, सॉल्ट ब्रिज का काम बता रखा है आपको। एंड द टू स्ट्रिप्स आर कनेक्टेड बाय वायर्स टू ए वोल्ट मीटर, बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया, वही सेल बनाया। दैट मीन्स हम कॉपर एंड जिंक का जैसे पढ़ते आ रहे हैं, तो एक तरफ निकल लिख दिया, एक तरफ सिल्वर लिख दिया, बस ये फर्क है। पहले हम जिंक एंड कॉपर का पढ़ते आ रहे हैं। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द ओवरऑल रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल एंड कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। एक तो इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन तो बिना डेटा के लिखी जाएगी, लेकिन सेल पोटेंशियल अगर हमें बनाना है तो हमें कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल E at 25 degrees Celsius. If initial concentration, नर्नेस्ट इक्वेशन आ गई, कॉन्सेंट्रेशन की बात हो गई तो नर्नेस्ट इक्वेशन आ गई ना। यहां कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है सॉल्यूशन के, जिसमें हमने डिप कर रखा है, और साथ में एक और चीज गिवन है, ई स्टैंडर्ड Ni2 पॉजिटिव टू Ni, निकल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल हमें गिवन है। ये पूरा क्वेश्चन आपका सामने अब लिखा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। चलो, नॉन इक्वेशंस पूरा सॉल्व ना करो, अगर मान लो दिक्कत इसमें आएगी कि हमें लॉग की वैल्यू पता करनी होगी। वैसे तो ये 1.0.1 में है, तो ऐसे ही हो जाना चाहिए। हाँ, कॉन्सेंट्रेशन के रेशो से बिना वैल्यू के भी हो जाएगा। फिर भी चलो, इसको जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। 2 पार्ट हैं इसके, ये दोनों पार्ट मुझे सॉल्व करके जल्दी से तेजी से बता दो। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी है सबसे पहले हमें। एनोड पर, कैथोड पर लिख सकते हैं हम। निकल लिया, यहां लिख रहा हूं, ऊपर जगह है थोड़ी सी। निकल सॉलिड, और इसको मैंने निकल 2 पॉजिटिव
एक्वस में कन्वर्ट किया। ये काम हो रहा है इतना एनोड पर सेकंड। ये निकल से निकल 2 पॉजिटिव, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लिखोगे यहां, +2 इलेक्ट्रॉन तो लिखने ही पड़ेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन्स कैथोड पर लिखोगे आप। कैथोड पर जो इक्वेशन बनानी होगी आपको, 2 सिल्वर पॉजिटिव एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स। 1 से नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो 2 सिल्वर, 1 निकल 2 सिल्वर इन्वॉल्व होंगे, गिव्स सिल्वर सॉलिड, 2 मिल गए। ये मैंने लिखी इक्वेशन हाफ सेल्स पर जो अलग अलग रिएक्शन होगी वो मैंने बैलेंस करके लिखी। बैलेंस पूछी है तो यहां हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन लिखने के लिए एक सिल्वर, 1 इलेक्ट्रॉन, एक, कहने को ये अकेली वाली इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी लेकिन इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं होंगे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, हम इस पर आते हैं। हमें क्या करना है? कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखना चाहिए मुझे। ई कैथोड माइनस ई एनोड, माइनस ई एनोड। स्टैंडर्ड होगा डेफिनेटली। रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है जो गिवन है। ई सेल हो गया, ये स्टैंडर्ड ही कर रहे होते हैं हम। कितना गिवन है? कैथोड +0.80। राइट हैंड पर ये है ना, राइट हैंड पर सिल्वर, लेफ्ट हैंड पर निकल। ये इक्वेशन मैंने एनोड की लिखी है ना, ये कैथोड की लिखी है, तो कैथोड की वैल्यू मैं रखूंगा यहां 0.80 माइनस एनोड पर जो इक्वेशन निकल के लिए थी, तो निकल के लिए वैल्यू मुझे दी हुई है -0.25, तो मैं लिखूंगा -0.25 वोल्ट ही में चल रहा है ये सारा कुछ। ये जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये दोनों प्लस हो गए, तो 0.25 80 में 25 जोड़ दिए, 105 हो गए, 1.05 वोल्ट हो गया। ये ई सेल मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब आती है बात यहां सेकंड की। नॉनेस्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी। नॉनेस्ट इक्वेशन जब मैं यहां अप्लाई कर दूंगा, क्या होगी नॉनेस्ट इक्वेशन? ई सेल विल बी इक्वल टू ई नॉट सेल। अलग कॉन्सेंट्रेशन पर निकालना है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल चुका मैं, ये वाली वैल्यू उठा करके मुझे रखनी पड़ेगी यहां पर। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.5 0.0591 शायद ये थी, डिवाइडेड बाय एन। एन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन 2 चेंज हो रहे हैं, ये भी 2 ही काउंट होंगे। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हुआ है, 2 लिखोगे। साथ में इसके बाद मैं क्या कंटिन्यू करूंगा? log to the base 10 concentration of
जो एनोड पर होता है उसे ऊपर लिखना है। कौन है एनोड पर? निकल है। निकल का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? निकल का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर। सिल्वर का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 1.0 पावर 2। क्यों 2 पावर? क्योंकि ये 2 आ रहा है। अब मैं क्या कर दूं इसको? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल कितना रख दिया मैंने? 0. नहीं, ये आया था 1.05 वोल्ट। ये आ गया मेरा 1.05 वोल्ट प्लस ये वैल्यू जो भी आई log टू द बेस 10, ये तो 1 ही आ गया। ये 0.1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा टोटल मिला करके -1 log टू द बेस 10 0.1 हो जाएगा log टू द बेस 10 10 टू द रेज -1 लिख सकता हूं मैं इसको, तो ये इधर आ जाएगा log टू द बेस 10 1। ये 1 आ गया, दैट मीन्स -1 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। -1 से किसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा? इस पूरी वैल्यू को। ये पूरी वैल्यू क्या है? 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.0591 डिवाइडेड बाई 2। ये ओवरऑल जो वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन आप करोगे, मेरे पास तो है कैलकुलेशन। कितनी आई है? मंजोत सैनी ने आंसर किया है 1.07। हाँ, अप्रोक्सीमेटली यही आएगी, बिल्कुल ठीक है। 1.07 वोल्ट में आएगा। ठीक है गुरसिमरत, आपका भी आंसर। ये तरीका है सॉल्व करने का तरीका, मैं सिखाना चाहता हूं। क्वेश्चन तो बहुत बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन लिखने का वे आना जरूरी है। प्रॉपर वे में लिखने से नंबर मिलेंगे सब्जेक्टिव में। अदरवाइज आप प्रॉपरली अगर लिखना नहीं जानते, यूजुअली ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे आंसर लिख नहीं पाते हैं ठीक से। पता होता है उन्हें कि करना क्या है, तो इस चीज को आप प्रॉपरली सीखो। और आएगा कैसे? लिख करके आएगा। बार बार लिखते रहोगे तो आ जाएगा, फिर कोई मुश्किल बात नहीं रहेगी। ठीक हो गई बात? यहां तक समझ आ गई है सबको? और भी हम इसमें कर सकते हैं, और टाइप की प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिसमें हम डेल्टा जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिसमें हम ईएमएफ ऑफ सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ज्यादातर रिएक्शंस एंड ज्यादातर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो सेल के ईएमएफ पर, सेल रिएक्शन लिखे जाने पर, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन और कर लो, चलो ये क्वेश्चन लास्ट रहेगा आज का। अगर हमें ये एक सेल है, कोई अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, पढ़ेंगे हम बैटरीज। ये एक बटन सेल है, वाइडली यूज इन वॉचेस, देखे होंगे आपने। छोटे से जो सेल्स होते हैं वो रिएक्शन जो है Zn हमने लिया, सिल्वर ऑक्साइड हमने लिया। वाटर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होता है तो Zn2 पॉजिटिव बन जाता है, सिल्वर सॉलिड बन जाता है।
और सोल्यूशन ये अल्केलाइन हो जाता है। ई नॉट डिसाइड करना है इसका, डेल्टा जी डिसाइड करना है इस केमिकल रिएक्शन का। और गिवन है हमें ई नॉट सिल्वर पॉजिटिव टू सिल्वर के लिए पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? कैथोड पर क्या रिएक्शन होगा, एनोड पर क्या रिएक्शन होगा? एट एनोड, एट कैथोड। एनोड जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव वाले को डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन अलग हुए। और इस पूरे प्रोसेस में ई नॉट की वैल्यू यहां पर गिवन है जिंक के लिए -0.76, माइनस में है ये वैल्यू। कैथोड के लिए ये मैं डिसाइड कर सकता हूं, जो रिएक्शन लिखेंगे Ag2O से मुझे बनाना है सिल्वर सॉलिड मेटल, साथ में और भी गिवन है, यहां वाटर भी है, साथ में OH नेगेटिव भी बन रहा है, बैलेंस भी करना पड़ेगा। दो हैं तो दो यहां लिखोगे, दो यहां लिखोगे। इलेक्ट्रॉन मुझे दो प्रोवाइड करने पड़ेंगे, दो ही इधर ये बने हैं, तो ये दो ही बैलेंस ये करना सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरी इक्वेशन अगर बैलेंस भी हो गई, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं हो रहे हैं, तो एक किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। इसके लिए ई नॉट आ जाएगा प्लस 0.80 वोल्ट, ये जो वैल्यू गिवन है। अब ई सेल में डिसाइड कर सकता हूं, ई सेल स्टैंडर्ड, ई राइट माइनस ई लेफ्ट। राइट पे कौन है? राइट पे है सिल्वर, माइनस ई लेफ्ट। बात स्टैंडर्ड की हो रही है। 0.80 माइनस ई लेफ्ट पर कौन है? जिंक, -0.76। ये हमारा आ जाता है 1.56। ठीक है गुरसिमरत, आपका आंसर करेक्ट है, 1.56 वोल्ट आ जाएगा। डेल्टा जी की बात होती है। डेल्टा जी अगर मुझे कभी डिसाइड करना है, इज इक्वल टू -NFE, स्टैंडर्ड होगा डेफिनेटली। एन की वैल्यू यहां रखनी पड़ेगी हमें 2। ई की वैल्यू मैंने अभी अभी कैलकुलेट की है, एफ फैराडे कांस्टेंट होता है। तो ये वैल्यू जिसने कैलकुलेट की है जरा लिखना जरा चैट बॉक्स में। फैराडे कांस्टेंट 96500, आप लिख करके सॉल्व कर लो। हम्म, ये आ जाएगी वैल्यू -301
अप्रोक्सीमेटली 000 अप्रोक्स कर दिया मैंने, ये बाकी 8 आएगी वैल्यू यहाँ, जिन लोगों ने 8 आंसर किया है यहाँ 800, वो भी करेक्ट है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने। जूल एनर्जी है ये, तो जूल में लिखी जाएगी। 1 मोल की बात हो रही है। आप इसे किलो जूल में भी कर सकते हो आंसर। अगर आप किलो जूल में लिखना चाहते हो तो आंसर किलो जूल में भी हो जाएगा। ठीक हो गई बात ये। तो ये हमें ओवरऑल आंसर इसका लिखना है। बताओ अब इसमें कोई अगर दिक्कत